Good evening, all of you. I welcome you in Exam Orbit. So, last क्लास में हम लोगों का टॉपिक था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का कल हम लोगों ने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या देखा था, जिन्होंने क्लास ली होगी उन्हें पता होगा कि हमने बेसिकली कुछ पॉइंट्स देखे थे जो कि बाइफिकेट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं किसी भी चीज़ को, डैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस हो सकती है, मूवमेंट हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है, रेस्पायरेशन हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है, सर्कुलेशन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म की कोई भी प्रोसेस हो सकती है, एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब जो है वो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स होते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरी जगह पे बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो उनमें ये सब चीज़ें जो है वो नहीं देखने को मिलती हैं। क्या इस मार्कर में कोई मूवमेंट है? क्या ये खुद से कहीं मूव कर पा रहा है? या ये क्या सांस ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा। तो दिस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब आगे हमें बढ़ना है क्योंकि लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे हमें ये समझना होगा किस तरीके से एक पूरा जो लाइफ है वो बेसिकली चलती है, या किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइवल के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पानी मिलना और पेट भरना। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कैसे? अगर हमको फूड ना मिले और लगभग 3-4 महीनों तक फूड ना मिले तो जो सर्वाइवल रेट होगी वो कैसी हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी बिल्कुल। पानी ना मिले तो और ही ज़्यादा, मतलब जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो क्या आता है, मेन टॉपिक हमारा आता है न्यूट्रिशन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है और उसे कहाँ से, किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, the process of acquiring food that is needed for nourishment and maintenance of the organism is called nutrition। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम फूड को एक्वायर करते हैं ताकि हमारी जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसे नरिशमेंट मिल सके और उसकी पूरी बॉडी का मेंटेनेंस हो सके उस खाने से, और जिस खाने से उसे एनर्जी मिले। क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाएगा। सपोज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन्स की बात करते हैं, हमारी बॉडी में फूड के फॉर्म में जब हम लेंगे तो उसमें ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो जब उनका ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है वर्क करती है और सेल्स जो हैं वो डिवाइड होंगी। कहीं पे अगर रिपेयर की ज़रूरत है तो वो रिपेयर करेंगी। आपने देखा होगा कभी भी कोई अगर पर्सन जो है वो बीमार है या किसी को चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन जो है उसका एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो बेसिकली उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही या प्रॉपरली उसको मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि हेल्दी खाना खिलाइए। कोई भी बीमार हो, चाहे किसी की भी तबीयत ख़राब है, कुछ भी कंडीशन हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इन्हें हेल्दी खाना खिलाइए। हेल्दी खाने में जैसे क्या, वेजिटेबल्स आ गई, दाल आ गई, ठीक है, रोटी हो गई, मतलब जो भी घर का खाना हेल्दी खाना है वो खिलाइए। क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बर्गर, पिज़्ज़ा एंड चाउमीन। सबको पसंद बहुत है लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी घर के खाने की होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन जो है हमारा बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? देखो, यहाँ से ऑटो से ही हमें समझ में आ रहा है, ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ या खुद से। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब खुद से फूड बना पाएगा उसको बोला जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब उसको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, ह्यूमन है या कोई एनिमल है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो क्या है, डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या प्लांट्स पे फूड के लिए। जबकि प्लांट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपना खाना बनाता है और खुद से खाता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट वाटर एंड अदर गैसेस। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? A process where when organism produce their own food using light energy or chemical energy through photosynthesis और chemosynthesis। अब खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली प्लांट्स के अंदर एक रिएक्शन से होके गुजरता है। वो रिएक्शन क्या है? जहाँ पे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यूजुअली
जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से जो एयर है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज़ करेंगे। जो भी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज़ करेंगे। और पानी कहाँ से आ रहा है, आप सबको पता होगा प्लांट में पानी कहाँ से आता है, नॉर्मल सी बात है, रूट से आता है। रूट में हम लोग जनरली जब हम प्लांटिंग करते हैं, अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सॉइल में पानी डालते हैं जिससे कि प्लांट जो है उसको इनटेक कर सके। तो वाटर कहाँ से आ गया, रूट से आ गया, सॉइल से आ गया, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ अधूरा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगी, एक तो यहाँ पे आएगी लाइट एनर्जी, इसको हम म्यू यूवी कह लिख सकते हैं। और क्या ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होगा, या ग्रीन स्टेम, जिस प्लांट में लीफ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, अगर उसका स्टेम ग्रीन है तो वहाँ पे भी कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जिससे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हो पाएगी। बिकॉज विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। ये हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल क्या है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, ये सब चीज़ें। बेसिकली अभी हम जानते हैं कि प्लांट जो है खुद से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करके खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, 6CO2 + 6H2O, यूवी सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 बनेगा एंड 6O2 बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होगी, जिससे कि एनवायरनमेंट में हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हम ब्रीथ कर पाएंगे। सो अगर पूरे अर्थ पे प्लांट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल लोएस्ट पे पहुंच जाएगी और धीरे धीरे करके जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होने लग जाएंगे, ख़त्म होने लग जाएंगे या डेथ होने लग जाएगी उनकी, ठीक है। नाउ सिमिलरली कुछ बैक्टीरिया भी हैं, केवल प्लांट नहीं है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, बैक्टीरिया भी हैं। अब वो कौन से बैक्टीरिया हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे, राइट। एंड देन कुछ आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे केमिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो उसको यूटिलाइज करके जो बैक्टीरिया हैं वो अपना खाना बनाएंगे। जैसे कि सल्फ़र बैक्टीरिया है, सल्फ़र बैक्टीरिया क्या करेगा, 12H2S का यूज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, वाटर बनाएगा और सल्फ़र बाहर निकालेगा। अब यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रही है, यहाँ पे निकल रही है सल्फ़र बाहर, क्योंकि ये कैसा बैक्टीरिया है, सल्फ़र बैक्टीरिया है और ये बेसिकली कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है। बैक्टीरिया भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप उसको पढ़ोगे, समझोगे तो आपको पता पड़ेगा। बेसिकली अभी हम मेन चीज़ पे आते हैं जो हम न्यूट्रिशन बात कर रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाएगा विदाउट किसी की हेल्प इन द सेंस कि उसे और किसी की ज़रूरत नहीं है अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहने के लिए, जस्ट उसके पास कुछ गैसेस होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए एंड प्लांट अपना खाना बना लेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा पॉइंट आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ना वो बिल्कुल ही अपोजिट है ऑटोट्रॉफिक का। कैसे, यहाँ पे ये तो पूरे डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग अपनी मम्मा पे डिपेंडेंट है, आपको वो खाना बना के देगी तब आप खाना खा पाओगे। बहुत से लोग बना भी लेते होंगे बट फिर भी आप जनरली डिपेंडेंट हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, राइट। तो सिमिलरली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यहाँ पे क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे अपने फूड के लिए या एनर्जी के लिए। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ड्राइव एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज एनिमल ईटिंग प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर फूड। अब क्या है, जैसे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, या तो वो प्लांट से लेंगे या दूसरे एनिमल से लेंगे। जैसे कि लायन है, टाइगर है, वो क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स का शिकार करेंगे, उनकी हंटिंग करेंगे और उनसे खाना लेंगे, एनर्जी लेंगे, ठीक है। वहीं पे ह्यूमंस हो गए, तो हम ह्यूमंस में कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो क्या होगा, वो लोग मीट भी खाएंगे और प्लांट्स भी खाएंगे, तो दोनों से अपना खाना लेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तो एग्जाम्पल साफ है, प्लांट, एल्गी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड बैक्टीरिया, एल्गी बहुत से लोगों को पता अगर हो तो आपने देखा होगा बारिश के टाइम में अगर आप अपनी छत पे जाओ तो एक ग्रीन सा बेसिकली चिकना सा स्ट्रक्चर जो है हमें अपनी ज़मीन पे देखने को मिलता है, जिनकी सीमेंटेड हो,
वहाँ पे, या टैंक किसी का बहुत पुराना है पानी का टैंक, और उसमें अगर आप देखोगे तो आपको ये ग्रीन मटेरियल देखने को मिलेगा जो चिपचिपा सा होगा, अजीब सा होगा, अगर आप उसे टच करोगे स्लिपरी होगा बेसिकली, तो ये होती है एल्गी। कभी आप बेसिकली क्या करना, एक कंटेनर लो, बारिश के टाइम में उसे भर के रख दो पानी से, या उसको खुला आसमान खुले नीचे रख दो और बेसिकली छत पे रख दो, और जब उसमें पानी भरेगा और कुछ दिन के लिए आप उसे छोड़ दो तो धीरे धीरे करके यहाँ पे जो एल्गी है ना वो ग्रो होती है। एल्गी जब ग्रो होगी तो एक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स बेसिकली वहाँ पे शो होंगे, और उन स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, जब भी सनलाइट निकलेगी ना बादल हटने के बाद, तो बेसिकली आप देखोगे धीरे धीरे छोटे छोटे बबल्स सनलाइट के प्रेजेंस में वहाँ पे बबल्स देखने को मिलेंगे। तो वो अपना फूड बना रहे होते हैं, बेसिकली उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है उस ड्यूरेशन में। तो ये आप जनरली घर पे करके देख सकते हो, या बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते तो इसमें क्या आता है, इसमें बैक्टीरिया भी है। कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद से बना लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। फंगस, आपने देखा होगा, आपका खाना जैसे आपने बाहर छोड़ दिया गर्मी में, शाम को देखा या अगले दिन देखा तो उसमें से स्मेल आ रही है, वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये काम कर रहे हैं फंगस। क्या करता है, खाने को सड़ाता है, सड़ा के उससे अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेता है। जैसे ब्रेड मोल्ड, ठीक है, इसमें बेसिकली ब्रेड माउल्ड होता है जो क्या करता है, ब्रेड पे लग जाता है। अगर आप देखोगे ब्रेड को छोड़ दो गर्मी में, भरी गर्मी में बाहर कुछ दिनों के लिए, तो उस पर ग्रीन ग्रीन या ब्राउनिश स्ट्रक्चर आ जाएगा, ख़राब हो जाती है वो सब्ज़ी। अगर कोई भी आपके घर पे सब्ज़ी बनी है या कुछ भी चीज़ आपके घर पे बनी है, उसको आप बाहर छोड़ दो तो आप उस पर देखोगे वाइट वाइट स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसमें से स्मेल आ रही होगी। तो फंगस जो होता है उस खाने को सड़ा चुका होता है और उससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। फंगस खुद से खाना बना नहीं सकता, एनिमल्स खुद से खाना बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो खुद से खाना नहीं बनाती हैं और हेटेरोट्रॉफिक कहलाती हैं, या इनका न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेसिकली 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं। पहली चीज़ है कीमोसिंथेसिस एंड दूसरी चीज़ है फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस जो है हायर क्लासेस के लिए, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है किस तरीके से होता है। अभी हम मेन चीज़ जो है आपके 10th के क्लास के हिसाब से या बोर्ड्स के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ अ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है, मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल का यूज़ करके ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो प्लांट है वो बेसिकली फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का यूज़ करता है, जिससे उसे नरिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनको भी नरिशमेंट मिलेगा प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो बेसिकली ग्रीन पार्ट होता है प्लांट के अंदर, जो कि प्लांट की लीव्स हैं जनरली उसमें प्रेजेंट होगा, और जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब सनलाइट तो आ रही है लेकिन वो अंदर जाएगी, उसका क्या काम होगा वही प्रोसेस इसमें पूरी लिखी हुई है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब उसमें जो सनलाइट में फोटॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो लाइट एनर्जी हम बोल सकते हैं, फोटॉन्स बोल सकते हैं, वो स्प्लिट कर देंगे वाटर को। वाटर का फॉर्मूला सबको पता है H2O होता है। तो अब ये जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बेसिकली ये वाटर जो है स्प्लिट होगा। अब जब ये स्प्लिट होगा तो उससे क्या बनेगा, अब स्प्लिटिंग हो रही है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, जैसे कि रिड्यूस करने का अगर हम बात करें या रिडक्शन की बात करें, तो रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब भी किसी बेसिकली रिएक्टेंट में जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड ऑन हो जाएगा तो दैट इज़ अ रिडक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे CO2 है, अभी तक यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन H2O है। अब यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ ऐड ऑन हो रहा है या जुड़ जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा किसी भी एलिमेंट के साथ तो वहाँ पे रिडक्शन होगा, जबकि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन अगर किसी के साथ जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन, एंड कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है जो बेसिकली ग्लूकोज के फॉर्म में होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है।
अब ये क्लोरोफिल जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस एज वेल एज स्टोमेटा जो होता है। स्टोमेटा एक ऐसा पार्ट है जो लीव्स के लोअर सरफेस पे होता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, यानी कि गैस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर तो ऐसा सच नहीं प्रेजेंट है, वो इन्वायरमेंट से उसे लेनी पड़ेगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो किसके थ्रू आएगी? स्टोमेटा के थ्रू आएगी। ऑक्सीजन किसके थ्रू बाहर जाएगी? स्टोमेटा के थ्रू जाएगी, जो कि एक डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए ये एक बीकर है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, कोई भी गैस हो सकती है, और ये कनेक्टेड है दूसरे बीकर से। यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे अमाउंट जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये कहाँ ट्रैवल करेंगे? इधर की तरफ, इस साइड जहाँ पे कम है। तो सिमिलरली प्लांट्स के अंदर होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में गैसेस मूव करेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी जो मेन रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में दी गई है, आपको लिखनी भी वही है, वो क्या होता है? 6 CO2 12 H2O, क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और पानी बनेगा। ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, गैस है, ठीक है। वाटर रहेगा जिसका यूटिलाइजेशन होगा प्लांट के अंदर ही, और मेन चीज़ ग्लूकोज आगे ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोवाइड करेगा प्लांट को। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ हो रहा है, क्लोरोफिल सनलाइट का यूज़ हो रहा है। क्लोरोफिल का यूज़ हो रहा है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, और उससे रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वहाँ पे हाइड्रोजन जाके अटैच होगा, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होंगे। और क्लोरोफिल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर आती है। अभी हमने बात करी थी फोटोसिंथेसिस में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा जो होता है, सपोज जैसे यहाँ पे एक लीफ है, तो उसका ये जो नीचे वाला पार्ट है या अंडर साइड है, यहाँ पे जो है स्टोमेटल पोर्स होते हैं, जो कि इस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े दिख रहे हैं बट होते बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो लीफ को हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैसेस हो, एंड इनफैक्ट वाटर को भी, वाटर भी वहाँ से निकलता है, ठीक है। सो बेसिकली मोस्टली ये अंडर साइड में मिलेंगे, लीफ के जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे देखने को मिलते हैं ये स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होती है उसमें बेसिकली गार्डेड रहते हैं वो गार्ड सेल्स के द्वारा। ये जो हैं वो गार्ड सेल्स हैं जो कि बेसिकली कंट्रोल करेंगी स्टोमेटा कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कौन कंट्रोल करेगा? गार्ड सेल कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? बेसिकली स्टोमेटा का खुलना या बंद होना या ओपन होना या क्लोज होना बेसिकली डिपेंड करता है वाटर पे। जैसे ही वाटर का फ्लो अंदर ज़्यादा होगा तो ये जो सेल हैं स्टोमेटा की वो क्या करेंगी? स्वेल कर जाएंगी, फूल जाएंगी। जैसे अगर आप किशमिश भिगो के रख दो रात में पानी में तो क्या होती है? स्वेल कर जाती है। सिमिलरली इनकी जो गार्ड सेल हैं वो क्या करेंगी? स्वेल कर जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। अब जब वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम है या वाटर का जो है वो लॉस हुआ है तो उस केस में क्या होगा? जो गार्ड सेल वो क्या कर जाएंगी? श्रिंक कर जाएंगी, ठीक है। श्रिंक कर जाएंगी जिसकी वजह से यानी कि सिकुड़ जाएंगी। उससे क्या होगा? स्टोमेटा का जो पोर है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टोमेटा है वो वर्क करता है गैसेस एक्सचेंज में। तो जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही अंदर आएगा। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन बनाता है तो वो ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा से ही बाहर जाएगी। इनफैक्ट वाटर का भी कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है स्टोमेटा के पोर से, ठीक है, जिससे कि प्लांट में वाटर का फिर इनटेक वो अपने रूट से कंप्लीट करता है, तो वाटर का भी लॉस जो है या वाटर भी जो निकलेगा वो स्टोमेटल पोर से ही निकलेगा।
इसके बाद का नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा टॉपिक रहेगा हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके हम पॉइंट्स पढ़ेंगे या पार्ट्स पढ़ेंगे, क्या डिफरेंट पार्ट है। बेसिक इन चीज़ें मैं बता देती हूँ। 3 मेन पार्ट होते हैं उसमें, पैरासिटिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। तो इसको अलग अलग हम समझेंगे। डिटेल में मैं चीज़ें आपको लिखवा रही हूँ ताकि आप नोट्स भी साथ साथ बना सको और आपको एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, राइट, तो आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे प्रॉपरली सब्जेक्टिव वे में, तो उसके लिए आपको आसानी रहे तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स प्रॉपरली बना सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।